अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी कर दिया। अदालत एवन फील्ड रेफरेंस में भी नैब कोर्ट की सजा को कलअदम करार दे चुकी है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस नैब की जानिब से वापस लेने पर ख़त्म कर दिया गया। इन तमाम मामलात पर चूंकि बड़ी अहम डेवलपमेंट है, प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की एक लहर की। गुज़श्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दराबन में चौकी पर खुदकुश हमले के नतीजे में इमारत की छत बैठ गई, जिससे 23 जवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। पाक फौज के शुबे ताल्लुकात आमा के 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी शब इंटेलिजेंस की बुनियाद पर दराजंदा के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई, जिसमें 17 के करीब दहशतगर्द हलाक हुए। इस तरह कुलाची के इलाके में एक और इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को हलाक किया, जबकि 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 12 दिसंबर को सुबह 6 बजे जो है वो दहशतगर्दों के ग्रुप ने दराबन के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। उनकी जानिब से चौकी में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बनाया गया, लेकिन उन्होंने बारूद से भरी जो गाड़ी थी वो चौकी से टकरा दी, जिसके बाद खुदकुश एक हमला किया गया और ब्लास्ट के नतीजे में इमारत की छत बैठ गई, जिससे 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि तमाम 6 हमलावरों को हलाक कर दिया गया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब करके इस पर सख्त एहतजाज किया गया और एहतजाजी मरासला दिया गया। गैर मुसद्दक़ इत्तलात के मुताबिक तहरीक पाकिस्तान ने पुलिस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात सिक्योरिटी की सूरत हाल पर यकीनी तौर पर सवालिया निशान तो हैं। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासतदानों पर हमलों का भी खतरा है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आपको पता है कि इलेक्शन के दिनों में वो ज्यादा एक्सपोज हो जाती हैं, वो पब्लिक में जाती हैं, पब्लिक गैदरिंग्स करती हैं। अब जाहिर है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं कहा जा सकता कि आप घर पे बैठे और ना वो एग्री होते हैं घर पे बैठने के लिए। जाहिर है ये चैलेंज पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स जरूर है। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक महासवाए मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में जरूर है। अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के मुताबिक दहशतगर्दों को जेलों से निकालकर अफगानिस्तान भेजने और फिर मुल्क में दोबारा आबाद करने की वजह से आज पाकिस्तान में फिर दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि दहशतगर्दों की रिहाई के पीछे जो लोग थे उनसे तहकीकात होनी चाहिए। अब मामला ये है, इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, जिस पर मुल्क के कई सीनियर सियासतदान अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। यही है कि बड़े कौम को नगीत सुनाए गए तो मुल्क में अमन आ गया। इस वक्त भी मैं आप पर वादे कर देना चाहता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। पख्तूनख्वा में जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में क्या मैं एज अ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अवामी नेशनल पार्टी क्या मैं वजीरिस्तान में कैंपेन कर सकता हूँ? क्या इन हालात में मैं मिसाल बाजौड़ वगैरह में खुला कैंपेन, बल्कि मैं अपने इलाके में खुला कैंपेन, मुझे परसों भी एक थ्रेट लेटर मिला है जो इदारों ने दिया है कि भाई एक सुसाइड अटैक प्लान्ड है। हमारी एक रिजर्वेशन जरूर है, सिक्योरिटी वाला इशू अपनी जगह, और ये है कि ये बाज़ इलाके इस तरह जहाँ 8 फरवरी को बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ती है तो फिर इसमें रसाई मुमकिन नहीं होती। अब 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में ताख़ीर के मुतालबात भी तवातुर से सामने आ रहे हैं और उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा की वोटर लिस्टों पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर वोटर लिस्टों में अफगान रेफ्यूजीज के नाम शामिल करने का इल्ज़ाम लगाया। ये जरदारी साहब ने कल बयान जारी किया था, आज मौलाना साहब ने उसको इंडोज भी कर दिया जरदारी साहब के बयान को। तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब मुसलसल निगरान हुकूमत से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मुतालबा कर रही है, शिकवा कर रही है। इन हालात में बढ़ती हुई दहशतगर्दी से इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या इलेक्शन वक्त पर मुनक्किद हो सकेंगे। तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है निगरान वजीर दाखिला जनाब मीर सरफराज बुख्ती साहब ने। बुख्ती साहब बहुत शुक्रिया। एक तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज डी खान में हुआ, 23 शहादतें हुई, इस वाक़े के बारे में बताइएगा, क्या था, कैसे हुआ, क्या अभी तक तहकीकात में पता चला, और दूसरा ये कि क्या ये माहौल वाकई ऐसे बन रहा है कि इलेक्शंस के इनेकाद पर, बरवक्त इनेकाद पर सवालिया निशान उठ जाए?
دیکھیے बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शाहज़ेब, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, और न सिर्फ मज़म्मत करता हूँ बल्कि दहशतगर्दी का जो चैलेंज है, जो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्सेस, पाकिस्तान की पुलिस, लेवीज़ और आवाम जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं वो काबिल सताइश है। इस वाक़े में जो ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं बिकॉज़ वो छत के गिरने की वजह से हुई हैं, तो कि टेररिस्ट अटैक था और सुसाइड बॉम्बिंग थी, लेकिन कैजुअल्टीज़ की तादाद आपको पता है कि इस तरह के अटैक्स में हमेशा कम होती है। इसकी ज़्यादा वजह कोई टेररिस्ट की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो छत के गिरने की वजह से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ जो हुई हैं। बाकी उसकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेंगी तो फिर आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। सब कई बड़े चीदा रहनुमा जो हैं इन खदशात का इजहार कर चुके हैं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल अबतर होती जा रही है, तो आज का जो अटैक और ये सारे जो हालात बन रहे हैं उससे क्या इलेक्शंस इतने मुतासिर हो सकते हैं कि उनमें ताख़ीर हो जाए? देखिए, मैं उस पर कमेंट आई डोंट नो कि किस तरीके से करूं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, टेररिज्म है, इटसेल्फ ये एक चैलेंज है। इलेक्शंस हों, इलेक्शंस ना हों, इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, वो कोई इतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त टेररिज्म एक चैलेंज है, और वो चैलेंज क्यों है? मैं समझता हूँ कि ये एक जीती हुई जंग हमें दोबारा लड़नी पड़ रही है, और ये जीती हुई जंग लड़ने की वजह इम्पीचमेंट की पॉलिसी थी जो हमने माजी में कुछ अरसे के लिए रखी। इंसर्जेंट्स को, टेररिस्ट को हमने स्पेस दी, वो स्पेस उन्होंने फिल कर लिया। अब उस स्पेस को दोबारा रीअक्वायर करने के लिए उतनी ही ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी जैसे पहले दी थी। 1.5 साल पहले उन लोगों से मुज़ाकरात हुए, टीटीपी से दोबारा से उनकी आबादकारियाँ हुईं। ये जो दोबारा स्पेस होने की, हासिल करने की आप बात कर रहे हैं कि हमने जीती हुई जंग का जिस तरह आपने तस्करा भी किया, क्या दोबारा मुज़ाकरात करने वालों के खिलाफ कोई उनके खिलाफ बात होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? हमारी अफवाज ने 10-12 साल जो कुर्बानियाँ दी, कैसे स्पेस लूज किया गया फिर? देखिए, मैं तो माजी की चीज़ों पे इतना इस हद तक नहीं जाता हूँ कि क्या इंक्वायरी होगी और क्या सज़ाएँ होंगी, या माजी में उन लोगों को क्या सज़ाएँ हुई। ये पहली दफ़ा नहीं है कि रियासत पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की और अपीसमेंट की पॉलिसी की। आपको याद है सवात में हमने मुज़ाकरात किए एक दफ़ा, और उस मुज़ाकरात के नतीजे में हमने अपने मेजर साहिबान और कप्तान साहिबान के सर दिए। इसी तरह दूसरी दफ़ा वज़ीरिस्तान में हमने मुज़ाकरात किए। तो एक दफ़ा नहीं हुआ, ये गलती हमने रियासत की हैसियत से बार बार की है। अब किस किस को सज़ा देंगे, कहाँ कहाँ सज़ा देंगे हजूर, हर ईंट के नीचे एक मसला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सज़ा वाला मैटर होता है। मैटर ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये टेररिज्म की जंग जो है इसको नेशन को समझना पड़ेगा। जो मुझे एक लिंक बड़ा मिसिंग नज़र आता है जी, वो ये कि लोग ये समझते हैं, या अक्सरियत की ये फीलिंग है कि ये लड़ाई फ़ौज के दरमियान और इंसर्जेंट्स के दरमियान है। ऐसा नहीं है, ये लड़ाई पूरी रियासत की लड़ाई है। ये लड़ाई जुडिशरी को लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई मीडिया को लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लड़नी पड़ेगी, पार्लियामेंट को लड़नी पड़ेगी, मस्जिद से, मेंबर से, हमारे इमाम मस्जिद को लड़नी पड़ेगी। तो ये हमने कलेक्टिवली रियासत के ऊपर हमला हुआ है, तो इसका रिस्पांस जो है वो रियासत के तौर पे देना पड़ेगा। तो तभी मुमकिन है, क्योंकि हम ड्यूल माइंड सेट पे हैं। हमारे यहाँ सिंपैथीज़ है फॉर द टेररिस्ट, और टेररिज्म को गुड वायलेंस और बैड वायलेंस का नाम दिया हुआ है। कहीं मज़हब के नाम पर वायलेंस है तो वो टेररिज्म है, वहीं पर वो शख्स बैठा जो कौम परस्ती के नाम पर वायलेंस है उसको किसी और तरीके से देख रहा होता। तो ये इश्यूज़ हैं कि इस टेररिज्म को, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। उनका प्रोपेगेंडा, जो दुश्मन का प्रोपेगेंडा है, वो कितना तेज़ है कि आज उन्होंने हमारे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई, उन्होंने उसको अपनी सक्सेस स्टोरी बताई। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन ज़्यादा तो वो प्रोपेगेंडा है, ज़्यादा तो छत गिरने की वजह से हुई। अब वो कैजुअल्टीज़ तो हुई हैं, लेकिन उसको इस तरफ लेके जाना, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा उनका प्रोपेगेंडा नैरेटिव भी ज़्यादा फैलता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव थिंग्स पाकिस्तान इज़ डूइंग, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस इज़ डूइंग, वो ज़रा कम फैलता है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया, टाइमलाइन अगर देखी जाए तो यहाँ पर दहशतगर्द कार्रवाइयों में पाकिस्तान में इजाफा देखने को आया। क्या इसको, जिस तरह से खुसूसन पीटीआई ये ताबीर करती है कि जी जो काम है इंटेलिजेंस एजेंसियों का और उनका वो उसमें नाकाम हो रहे हैं? शाहज़ेब भाई, नाकामी का लफ्ज़ तो इंतहाई नामुनासिब है, और ऐसे टाइम पे जब हम स्टेट ऑफ वॉर में हों, ऐसे टाइम पे कि जब हमारी फोर्सेस रोज़ाना की बुनियाद पर शहादतें दे रही हों,
بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں وہ ہمارے 9 گول روک لیتی ہیں. وہ 9 گول جو روکتے ہیں اس کو گول کیپر کو کوئی اپریسیشن نہیں ملتی ہے. جو ایک گول ہو جاتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے اور سب اس کی کرٹیسزم بھی کرتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. تو ان دس کیس میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عادل شاہ زیب اور سرفراز بگٹی بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں. مطلب یہی ہے کہ ہم نیریٹو میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم ان کو سپورٹ کریں, مورل سپورٹ کریں, ہماری پارلیمنٹ ان کو مورل سپورٹ کرے, ہمارے سول سوسائٹی, ہمارا میڈیا, ہماری جوڈیشری, سارے لوگ ان کو سپورٹ کریں. تو یہ جنگ اتنی مشکل جنگ نہیں ہے, ہم نے اس سے پہلے بھی جیتی ہوئی ہے. یہ جنگ ہم اپنی غلطی کی وجہ سے دوبارہ لڑ رہے ہیں, ادروائز ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا, کل آپ نے بھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے کردار کی اس بارے میں بات کی. کل آپ نے ہوسٹ کیا بلاول بھٹو صاحب کو, ANP کی قیادت بھی آئی, بڑی اچھی آپ نے شہداء کی گیلری سویلینز کی جو آپ نے بنائی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتوں کا کردار ادا کرنا انہیں چاہیے, کیا وہ اس طرح سے کردار ادا کر رہی ہیں ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے والی اس معاملے میں ایٹ لیسٹ؟ دیکھیں میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا بیکاز کنٹروورشل کمنٹ ہو جائے گا. خود اپنے اپنی گریبان میں ہر کوئی جھانکے کہ اس ٹیررزم کے اگینسٹ کون کدھر کھڑا ہے, ٹیررزم کے اگینسٹ وائسز کیا ہے, کیا ہماری وائسز اتنی بلند ہیں کہ لوگ سن پا رہے ہو کہ ٹیررزم کیا ہے, اس کا چیلنج کیا ہے, اس کی وائسز کیا ہے. ہماری ساری کنسنٹریشن جو ہے وہ کہیں اور ہے. بحیثیت قوم ہماری کنسنٹریشن ٹیررزم کی طرف کم ہے, وچ از الارمنگ فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. ہمیں چاہیے, اور پھر دیکھیں ایک طرف ٹیررزم کا چیلنج, دوسری طرف ہم ایک مخصوص گروہ نے 9 مئی کا واقعہ کر کے پاکستان کی فوج کو اور عوام کو جدا کرنے کی کوشش کی, جس میں وہ ناکام ہوئے. چترال میں جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کا رسپانس تھا تو وہ سازش ناکام ہو چکی ہے, لیکن سازشیں تو ہو رہی ہیں. کبھی ایتھنک فالٹ لائنز کی طرف آپ کو لے جایا جاتا ہے, کبھی سیکٹیرین فالٹ لائن کی طرف آپ کو لے کے جایا جاتا ہے, کبھی کس فالٹ لائن کی طرف آپ کو لے جایا جاتا ہے, اور پھر پاکستان کے جو فیجلٹیز ہیں ان سے جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں. سرفراز بگٹی ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستانی سیاست اور لیول پلینگ فیلڈ پر بھی آپ سے گفتگو کریں گے. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے نگران وزیر داخلہ جناب میر سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بگٹی صاحب, پاکستان کے سیاسی معاملات پر تھوڑی سی اگر گفتگو ہو جائے. آج نواز شریف صاحب جو ہیں العزیزیہ سٹیل مل کیس میں بری ہو چکے ہیں اور الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ان کی تمام رکاوٹیں قانونی تقریباً دور ہو چکی ہیں. آپ کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا کہ آپ نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اس لیے آج کا جو فیصلہ آیا اس پر آپ کا کمنٹ ضروری ہوگا. حضور, فیصلہ عدالت نے کیا ہے اور فیسلیٹیشن ہم کر رہے ہیں, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہمارے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایکول ہیں, برابر ہیں. ہم سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. سب کے لیے انوائرمنٹ ہے وہ الیکشن کمپین کریں. ہاں, پروپیگنڈا ہو سکتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف الزامات ہو سکتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تحریک انصاف کا ایک بڑا گلہ یہ رہا ہے آپ کی حکومت سے کہ جی انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. ان کے کئی رہنما جیلوں میں ہیں, جو باہر آتے بھی ہیں پریس کانفرنسز کر کے وہ اپنی جان چھڑواتے ہیں. 9 مئی کی حقیقت آف کورس اپنی جگہ, لیکن کیا آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اسے بھی اسی طرح لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے جو دوسری جماعتوں کو مل رہی ہے؟ حضور, بونے سے ہاتھی بنا دیا, اور کیا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ 1 سیٹ ہوا کرتی تھی, ان کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بنا دیا. تو لیول پلینگ فیلڈ اور ہے کیا؟ اور لیول پلینگ کیا فیلڈ دیں کہ ان کی خاطر جو ہے ایک وزیر اعظم کو اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں دی, اور آج تو وہ چیزیں عدالتوں میں ثابت ہو رہی ہے نا. یہ ان کے لیے فیسلٹی اور لیول پلینگ فیلڈ بنائی گئی تھی. لیول کیا, لیول سے بھی اوپر کی کوئی پلینگ فیلڈ تھی جس میں وہ اکیلے کھیلنا چاہ رہے تھے. تو آج ٹیمیں واپس آ گئی ہیں, تو اس لیے وہ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں, کیونکہ پچھلا میچ انہوں نے امپائرز بھی ان کے ساتھ تھے اور سامنے کوئی پلیئر بھی نہیں تھا. پچھلا میچ اس طرح کھیلا تھا, تو اب وہ پھر وہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کا میچ ہو کہ سامنے والے پلیئرز بھی نہ ہوں, امپائر بھی ان کے ساتھ ہوں. تو یہ تو پھر نہیں ہو سکتا نا. لیول پلینگ فیلڈ تو یہی ہے کہ لوگ آمنے سامنے ہوں گے. سپریم کورٹ کے واضح احکامات موجود ہیں, الیکشن کمیشن نے بھی واضح کہا ہوا ہے 8 فروری کو ہر صورت انتخابات ہونے ہیں, لیکن مختلف سیاسی رہنما بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن تھوڑا بہت ڈیلے ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کیونکہ وہ جیت رہی ہے اور یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے ان کے مطابق, اس لیے الیکشن میں تاخیر کی سازش ہو رہی ہے. دیکھیے ایک تو عادل صاحب, یہ گراؤنڈ ریالٹی بالکل بھی نہیں ہے. یہ کیسے اسیس کر لیا کسی نے کہ تحریک انصاف جیت جائے گی؟ بالکل تحریک انصاف میرے
حساب سے تمام پارٹیز کی اپنی اپنی سٹینڈنگز ہیں، ہر پارٹی کے جیتنے کے چانسز ہیں. الیکشن سے پہلے کیسے کوئی ازیوم کر سکتا ہے کہ فلانا جیت جائے گا؟ اور اگر ماضی میں آپ دیکھیں جو آخری بائی الیکشنز ہوئے تھے ملتان میں، تو وہ الیکشنز تو ہارے تھے پی ٹی آئی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں پریڈکٹ کرنا کہ کون جیتے گا یہ مناسب نہیں ہے، اور اس وجہ سے نہ کوئی ڈیلے چاہتا ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر فرض کریں امیر مقام صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو آپ اور میں اگر امیر مقام صاحب کی جگہ پہ چلے جائیں، سوات میں شانگلہ میں آپ کو پتہ ہے کہ برف جو ہے 6-6 فٹ 7-7 فٹ برف پڑی ہوتی ہے. تو وہ کون سا ووٹر ہے جو گھر سے نکلے گا اور آ کے ووٹ کرے گا، اور کس انوائرمنٹ میں ووٹ کرے گا؟ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ایکسٹریم ویدر ایریاز میں بہت بڑی مائیگریشن ہوئی ہوتی ہے، جو ڈفرینٹ جگہوں پہ چلے جاتے ہیں سردیوں میں یا گرمیوں میں. تو ایسی سردیوں میں وہ لوگ وہاں پر نہیں ہیں، تو ووٹ کون کرے گا؟ سملرلی اگر ہزارہ ڈویژن میں آپ دیکھ لیں، کوہستان میں آپ دیکھ لیں، مری میں دیکھ لیں، بلوچستان میں زیارت میں دیکھ لیں، تو ایکسٹریم ویدر کی بات کی ہے امیر مقام صاحب نے. اور میرا نہیں خیال کہ ان کا مقصد کچھ اور تھا. ظاہر ہے وہ اپنا خود بھی بتائیں گے وہ کیا کہ جو میں سمجھا ان کے اسٹیٹمنٹ کو، وہ ایکسٹریم ویدر کی طرف ان کا اشارہ. مطلب آپ کنونس انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے ہر صورت، اور یہ جو مفروضوں پر بات کی جا رہی ہے ان میں کوئی صداقت یا وزن نہیں ہے؟ دیکھیے فی الحال تو یہی سپریم کورٹ نے کہا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. اچھا، گزشتہ روز زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جی افغان باشندوں کو ووٹر لسٹوں میں ڈلوایا گیا اور اس کا مقصد پی ٹی آئی کو جتوانا تھا. اب obviously یہ معاملہ ای سی پی دیکھ بھی رہی ہے ان کے بقول، لیکن چونکہ آپ غیر قانونی تارکین وطن والے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، فرنٹ سے آپ نے اس کو لیڈ کیا، کوئی ایسی چیز آپ کے علم میں بھی ہے کہ ایسا ہوا ہے ماضی میں ووٹر لسٹوں میں بھی افغان ریفیوجیز کو ڈلوایا گیا؟ دیکھیے ایک آئیڈینٹی تھیفٹ کا ایشو تو پاکستان میں رہا ہے. بہت سارے ایسے پاسپورٹس پکڑے گئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں کرائم کرتے ہوئے کہ اور ممالک میں جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹس تھے. لیٹر آن پتہ چلا تو وہ فیک تھے. فیک ان دا سینس کہ وہ پاکستانی سٹیزنز نہیں تھے، لیکن ان کے پاس سٹیزن کے ڈاکومنٹس تھے، آئی ڈی کارڈ تھا. تو وہ ایک آئیڈینٹی تھیفٹ کا ایشو رہا ہے. اسی آئیڈینٹی تھیفٹ کو دیکھتے ہوئے اور ڈیٹا کو پاکستانیوں کے دیکھتے ہوئے نادرا کو پاکستان کا ایک نیشنل سیکورٹی کا ادارہ سمجھا گیا، اور اسی وجہ سے ایک لیفٹیننٹ جنرل کی وہاں پر پوسٹنگ کی گئی کہ جن کو ڈیجیٹلائزیشن کا اور سیکورٹی دونوں کا ایکسپیرینس ہو. سو دیٹ یہ جو آئیڈینٹی تھیفٹ کا ایک ایشو ہے، یہ جو ڈیٹا لیکیج کا ایک ایشو ہے، اس کو فار ونس فار آل کم کرنے کی کوشش کی جائے یا ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس ادارے کو پیورلی نیشنل سیکورٹی کا ادارہ بنایا جائے. اور یہ ہے معاف کیجیے گا، ہے نیشنل سیکورٹی کا ادارہ. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کچھ ڈاکومنٹس کے حوالے سے یا ڈیٹا بریچ کے حوالے سے شکایتیں آتی رہی، تو یہ ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کتنے لوگ تھے، کس جگہ پہ وہ ووٹر لسٹ پہ شامل ہوئے، یہ ابھی ظاہر ہے اس کی اگر انویسٹیگیشن. سرفراز بگٹی صاحب اس وقت ٹیکر انٹیریئر منسٹر ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں 8 فروری کو، آپ کے اپنے سیاسی ارادے کیا ہیں؟ بلوچستان عوامی پارٹی آدھی مسلم لیگ نون میں چلی گئی ہے، کچھ پیپلز پارٹی میں آپ کے دوست چلے گئے ہیں، آپ کے اپنے کیا ارادے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک پارٹی کا حوالہ ہے، آپ نے جیسے کہا بلوچستان عوامی پارٹی سے میرا تعلق ہے. بہت سارے لوگ ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس سے گزرتے ہوئے ڈفرینٹ پولیٹیکل جماعتوں میں گئے ہیں، کچھ ابھی بھی باپ میں ہیں. تو ابھی یہ ساری چیزیں زیر غور ہیں، دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے، پھر اس حساب سے کوئی فیصلہ کریں گے. سرفراز بگٹی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد مزید جو انٹرسٹنگ آج ڈیسیجنز آئے ہیں، نواز شریف صاحب بری ہو چکے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی جسے جوڈیشل مرڈر اکثر قانونی ماہرین قرار دیتے ہیں، اس کا آج ٹرائل دوبارہ ہوا. بریک کے بعد تفصیلی گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل منظور کرتے ہوئے ان کی سزا کالعدم قرار دے دی، انہیں باعزت بری کر دیا، جس کے بعد بظاہر سابق وزیر اعظم کی الیکشن لڑنے کی راہ میں قانونی رکاوٹیں بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ تقریباً دور ہو چکی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آج سماعت کی. سابق وزیر اعظم اپنی لیگل ٹیم اعظم نظیم تارڑ اور امجد پرویز کے ہمراہ آج پیش ہوئے. اس موقع پر نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ زیر کفالت کے ایک نقطے پر صرف بات کرنا چاہتا ہوں. جسٹس عامر فاروق نے اس موقع پر کہا کہ آپ کے دلائل تو مکمل ہو گئے ہیں. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا نیب نے
नवाज शरीफ के ज़ेर कफालत होने से मुतालिक कुछ साबित किया? अमजद परवेज एडवोकेट ने जवाब दिया कि इस्तिगासा के स्टार गवाह वाजिद ज़िया ने एतराफ़ किया था कि ज़ेर कफालत से मुतालिक कोई शवाहिद मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि नैब ने क्या कोई सबूत दिया कि अपील कुनंदा के ज़ेर कफालत कौन थे? अमजद परवेज ने जवाब दिया कि बेनामी की तारीफ से मुतालिक अदालती फैसले मौजूद हैं। हमने ट्रायल कोर्ट के सामने भी एतराज़ात उठाए थे। इस मौके पर अमजद परवेज ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुख्तलिफ हिस्से पढ़कर सुनाए अदालत ने, और अदालत ने इस मौके पर फिर इस्तिफसार किया कि किस बुनियाद पर कहा गया कि इन शवाहिद की बुनियाद पर बारे सबूत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर मुंतकिल हो गया है। अमजद परवेज ने जवाब दिया कि पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में हुसैन नवाज की दायर करदा मुतफरिक दरख्वास्तों पर इन्हिसार किया गया। अगर इन मुतफरिक दरख्वास्तों को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर भी साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ स्टील मिल के कभी मालिक रहे हों। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि जिन मुतफरिक दरख्वास्तों पर ट्रायल कोर्ट ने इन्हिसार किया, इन दरख्वास्तों को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। इस्तिगासा अपना केस साबित करने में नाकाम हुआ तो शरीक मुल्जिम के बयान पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। अमजद परवेज ने मजीद दलाल दिए कि प्रोसिक्यूशन ने आमदन और असासों की कीमत बताना थी। प्रोसिक्यूशन को साबित करना था कि जिनके नाम असासे हैं वो तो ज़ेर कफालत हैं। प्रोसिक्यूशन को यह भी साबित करना था कि बेनामी जायदाद बनाएगी। अगर इस मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया गया तो ये आमदन से जायद असासों का केस नहीं बनता। ये कहकर अमजद परवेज ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इसके बाद नायब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई के फैसले में रेफरेंस तैयार करके दायर करने की हिदायत की, जिस पर नैब ने अपनी तफ्तीश की। असासाजात केस में तफ्तीश के तीन तरीके ही होते हैं। हमने जो शवाहिद जमा किए वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और इसमें 161 के बयानात भी मौजूद हैं। नायब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ पर आयद की गई फर्द जुर्म के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए। फिर मजीद उन्होंने कहा कि फर्द जुर्म आयद करते हुए अदालत ने मुल्जिमान के मालूम ज़राए लिखे। नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के इल्ज़ाम के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। SCCP, बैंक और FBR के गवाह अदालत में पेश हुए। इस मौके पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि बुनियादी तौर पर इस केस में अल अज़ीज़िया और हिल मेटल के इल्ज़ामात हैं। अल अज़ीज़िया में पहले बताएं कितने पैसे भेजे, कैसे भेजे, कब फैक्ट्री लगी। नायब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि ये वाइट कॉलर क्राइम का केस है। पाकिस्तान में मौजूद जो शवाहिद थे वो इकट्ठे किए गए। बैरून मुल्क शवाहिद के उसूल के लिए MLA लिखे गए। अदालत ने नायब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आप बताएं वो कौन से शवाहिद हैं जिनसे आप इनका ताल्लुक केस से जोड़ रहे हैं। जायदादों की मालियत से मुतालिक कोई दस्तावेज तो होगी, आप बताइए अल अज़ीज़िया कब लगाई गई, नवाज शरीफ के साथ इसका क्या ताल्लुक है। नायब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि सबूत में दस्तावेजात जो हैं वो इनकी अपनी है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये किस हवाले से दस्तावेज है। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन और अंजेब ने नवाज शरीफ के वकील से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम ऑब्जर्वेशन थी, जज को मिसकंडक्ट पर ओहदे से हटाया गया। नैब आपको बहुत रियायत दे रही है, पता नहीं आप क्यों नहीं ले रहे। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज से कहा कि हमने अरशद मलिक से मुतालिक दरख्वास्त पर गुज़श्ता समाअत पर कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया था। ये तो आपने कहा था कि आप इस दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहते। नैब वकील की बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के अरशद मलिक केस के फैसले में ऑब्जर्वेशन काफ़ी मजबूत है। वो दरख्वास्त अगर ना भी होती तब भी अगर वो फैसला हमारे सामने आ जाता तो हम उसको मलहूज़े खातिर रखते। नैब ने इस्तदा की कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस को रिमांड बैक कर दिया जाए, ताहम अदालत ने केस रिमांड बैक करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नैब से कहा कि क्या इस वक्त एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज उस वक्त क्या उन्होंने रेफरेंस को सुनने से इनकार किया था? अगर नहीं तो आप मेरिट पर कितनी और दलाइल जो हैं वो देते रहेंगे और कितनी देर में मुकम्मल करेंगे? अदालत की नैब को मेरिट पर दलाइल देने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपको बताना है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से ये रकम सऊदी अरब भेजी गई। नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि कोई सबूत नहीं, इस दस्तावेज को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो ये साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ का अल अज़ीज़िया और हिल मेटल के साथ कोई ताल्लुक है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि वाजिद ज़िया ने तज़िया किया था कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि वाजिद ज़िया तो खुद कह रहे हैं कि मिल्कियत साबित करने का कोई सबूत नहीं। नैब ने इस पर जवाब दिया कि हमारा केस ही वाजिद ज़िया के एनालिसिस की बुनियाद पर है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर जवाब दिया कि इस डॉक्यूमेंट से कुछ साबित नहीं होता, मफरूज़े पर तो कभी भी कोई सज़ा नहीं हो सकती। बाद अदालत ने दोनों तरफा दलाइल मुकम्मल होने के बाद नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ
फैसला महफूज कर लिया और कुछ देर बाद फैसला सुना दिया गया। अदालत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को दी गई सजा कलअदम करार देते हुए उन्हें बाइज्जत बरी किया। इससे पहले गुज़श्ता दिनों आपको याद दिलाते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में भी साबिक वज़ीर आज़म की 11 साल कैद की सजा कलअदम करार देकर उन्हें बरी कर दिया था। अब बज़ाहिर नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने पर कोई कदगन नहीं रह गई, लेकिन नवाज शरीफ जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने तायात नाइल किया था, अभी पार्लियामेंट ने रवा साल अरकान पार्लियामेंट की नाइली की मुद्दत 5 साल करने का बिल मंजूर किया था और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी MPA बादशाह के इसरानी की नाइली की केस में ताहयात नाइली का मामला जो है मेरे समात है और ताहयात नाइली की मुद्दत के तयन के मामले को लार्जर बेंच के सामने रखने और बेंच के तयन के लिए जजेस कमेटी को भी भिजवा दिया गया है। अदालत इस बारे में यह हुक्म दे चुकी है कि मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आलेकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने फैसले की नकल इलेक्शन कमीशन को भी अरसाल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में यह कहा था कि कोई सियासी जमात इस केस में फरीक बनना चाहती है तो वो बन सकती है। नाहली के मामले पर हमने सीनियर कानूनदानों से भी कुछ राय ली थी, लेकिन इस मामले को आज बहस के लिए आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हसन रजा पाशा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं। पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और आगे चलकर हमें साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी ज्वाइन करेंगे। पाशा साहब, आज के फैसले पे आपका पहले तो कमेंट, जो उस वक्त नैब थी और आज की नैब थी, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया और क्या जो नून लीग का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ को निकलवाया गया, उनको सज़ा दिलवाई गई और दो जो रेफरेंसेस थे जिसने सियासी तौर पर राह हमवार की इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने की, वो दोनों रेफरेंसेस जो हैं उसमें नवाज शरीफ साहब बरी हो चुके हैं। देखें शाजीब साहब, एक JIT बनी थी जिसको वाजिद साहब उनकी सरबराही थी और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और फिर रिकमेंडेशन की 3 रेफरेंसेस की, एक एवन फील्ड, एक अल-अज़ीज़िया वाला और एक फ्लैगशिप वाला। उस ट्रायल जज साहब ने एक में तो बरी कर दिया, 2 में सज़ा दे दी, एक में पहले हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। देखिए, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जो है उसकी अपनी डायनामिक्स हैं और वो हैं कि कोई भी एविडेंस होती है तो वो कड़ी से कड़ी जुड़ती है और अगर एक कड़ी भी मिसिंग हो जाए तो सारा केस स्मैश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और मुलज़म को शक का फ़ायदा दिया जाता है। अब इसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें थीं जिनकी बुनियाद पे मियाँ साहब को रिलीफ मिल सकता था। मसलन अरशद मलिक साहब वाले ही केस आप देख लें, उसी में वही काफ़ी था इसको फैसला करने, वो जज वीडियो वाला जो मामला। लेकिन जब पिछली डेटा फेयरिंग पे इन्होंने ये कह दिया कि ठीक है जी हम उसको छोड़ते हैं, आप मेरिट पे बात करें, बहुत ज़बरदस्त फैसला उन्होंने किया था मेरिट पे फैसला करने का। अब मेरिट पे आप आए तो प्रिजम्पशंस की बुनियाद पे किसी को सजा नहीं दी जा सकती। यानी नवाज शरीफ को प्रिजम्पशंस की बुनियाद पर सजा दी, जो अभी आपने इंट्रो में भी बात की कि जी कि नैब प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि ये उनका एनालिसिस था, प्रिजम्पशन थी जिसकी बुनियाद पे ये एम्फेसिस ड्रा किया गया कि ये अल-अज़ीज़िया बेनामी ट्रांजैक्शन हुई और सारा कुछ। तो ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में ये जो प्रिजम्पशन है वो कहीं स्टैंड नहीं करते, एनालिसिस कहीं स्टैंड नहीं करते। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 ना 5 होते हैं ना 3 होते हैं। सो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये प्रिजम्पशंस की बुनियाद पे अगर वाजिद जाज साहब के कोई एनालिसिस था तो उस बुनियाद पे अगर ये बनाया गया था तो ये तो कोई चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया वो बहुत अच्छा किया। इसमें जो नेगेटिविटी अटैच हुई है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त की थी, उन्होंने जो मॉनिटरिंग जज लगाए अपने, वो नहीं लगाने चाहिए थे। वो जज, इट मीन्स कि इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एज वेल एज द ट्रायल। ये किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और ये उनको, मैं तो समझता हूँ कि मेलाफाइडी था आपके ख्याल उन मुअज़्ज़ज़ जज साहब को, मेलाफाइडी की बात तो अभी मैं नहीं करूँगा, लेकिन उन मुअज़्ज़ज़ जज साहब को मॉनिटरिंग जज नहीं बनना चाहिए था, इनकार कर देना चाहिए था कि ये मुमकिन नहीं है। ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस आप देख लें, इससे पहले आज तक सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया के कोई जज किसी केस की मॉनिटरिंग नहीं की गई। तो ये चीज़ें बहरहाल इसका बेनिफिट मिला है मियाँ साहब को और मिलना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि देखिए 3 जो रेफरेंस बने,
تینوں میں جو موڈ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ایسٹس جو ہے بیانڈ مینز ہے، یہی تھا نا جی، کہاں سے آئے، پیسوں کا معاملہ تھا، ان کے ایسٹس جو ہیں وہ کس طرح ہوئے، بے نامی کا تھا. تو ایک کیوں نہیں بنایا؟ اسی لیے کہ یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ذلیل و خوار ہوں گے، اور یہ سیاستدانوں کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. ایک اور سابق وزیر اعظم کی آپ کو مثال دیتا ہوں، راجہ پرویز اشرف صاحب. جی، اب انہوں نے جب وزیر پانی و بجلی تھے، انہوں نے کچھ معاہدے کیے، وہ جو رینٹل جو پاور پاور اسٹیشن سیکٹر میں انہوں نے کیے. اب وہ 3-4 تو ایسے تھے کہ وہ ایک ہی ون گو میں ہوئے تھے. اب انہوں نے کیا کیا ورکشاپ میں، نیب کی ورکشاپ میں، کہ وہ سب کو الگ الگ وہ شو کر دیا، کوئٹے والے کا کوئٹہ کر دیا، اور یہ انہوں نے ریفرنس سیپریٹ کر دیے. ٹھیک، ایک میں ہو سکتا تھا نا. دیکھیں ایک وقوع ہے اور اس میں آپ کسی کوئی اور ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. یہی انالوجی آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ریفرنس ہے، ایک الزام ہے، آپ اس کو کیوں تین مختلف ریفرنسز ہیں اور اس پہ. اچھا پاش صاحب، نیب کی کارکردگی پر آبویسلی خود سپریم کو اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ سوالیہ نشان ماضی میں بھی اٹھا چکی ہیں. اب واٹس نیکسٹ فار نواز شریف صاحب؟ یہ جو 2 ریفرنسز میں یہ بری ہو چکے ہیں، کیا اب کوئی قانونی قدغن ہے؟ اور وہی جو میں نے ابتدائی میں اٹھایا، سپریم کورٹ میں ایک معاملہ چل رہا ہے تاحیات نااہلی کا، اور اس کی ہونی ہے سنوائی جنوری میں. کیا ہو سکتا ہے اس دوران اگر نومینیشن پیپرز وہ فائل کرنے ہوں تو وہ کر سکتے ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. شاہ صاحب، وہ جو لائف ٹائم نااہلی کی گئی، میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ جسارت کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ درست نہیں تھا، کیونکہ آرٹیکل 62(1)(f) میں لائف ٹائم نااہلی کا ایک لفظ تک نہیں لکھا، بلکہ پورے آئین میں نہیں لکھا کہ کوئی بھی جرم ہونے کی صورت میں سزا ہو جائے تو پھر لائف ٹائم نااہلی ہوگی. یہ کہیں نہیں لکھا، کر دیا گیا. انٹرپریٹیشن کی انہوں نے 62(1)(f) کی. اب جس وقت وہ ہوئی اس وقت الیکشن ایکٹ میں بھی کہیں ذکر نہیں تھا کہ میکسیمم کتنی نااہلی ہو سکتی ہے. اب الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آ گئی اور 5 ایئرز کر دیا گیا. لیکن اس وقت بھی میرا تو ذاتی خیال تھا بطور اسٹوڈنٹ آف لا، وہ یہ تھا کہ آئین میں تو ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم تب ہوگی اگر لائف ٹائم لکھا ہوتا یا کوئی ٹائم فریم ورک دیا جاتا جی کہ اتنے کے لیے اتنے عرصے کے لیے نااہلی ہوگی. جب وہ لفظ ہے ہی نہیں تو آئین میں ترمیم کی ضرورت صرف الیکشن ایکٹ صرف ایک جو ججمنٹ ہے، جو کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ججمنٹ رہنی ہے یا یہ ایکٹ جو پارلیمان نے ترمیم کیا یہ رہنی ہے، تو یہی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے. میرا خیال ہے کہ وہ جو چونکہ تشریح ہی غلط ہے، اور جب ایک لارجر بینچ بنے گا اور وہ اس ججمنٹ کو انڈو کر دے گا تو میاں صاحب کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. حسن رضا پاشا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہتا ہے جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں. ویلکم بیک. ناظرین، سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس میں عدالت کی معاونت کے لیے 9 معاونین مقرر کر دیے ہیں. دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ پھانسی کا فیصلہ سپریم کورٹ سے برقرار رہا. نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد ہوئی. عدالت کا فیصلہ حتمی ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں 11 سال بعد آج سماعت ہوئی، جسے براہ راست نشر کیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے سابق وزیر اعظم سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کی. عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے حکم دیا کہ جنوری سے صدارتی ریفرنس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی اور کوئی التوا نہیں دیا جائے گا. سماعت کے موقع پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی موجود تھے. ان کے بقول عدالت ریفرنس میں پوچھے گئے سوالات کا دے اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کی حقیقت عوام کے سامنے لائی جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں یہ ایک امتحان ہے ہمارا جوڈیشری کے لیے، وہاں ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے. ضرور ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انصاف چاہیے. ضرور جو بھی
मौके सदर पाकिस्तान ने अपना रेफरेंस में उठाया इस केस के बारे में, उनका सवाल का जवाब हमें चाहिए। जरूर वो जो आज तक दाग है इस इदारा पे, हमारा कानून पे, जहाँ ये डिसीजन सुनाया गया है, हम चाहेंगे कि उसको खत्म किया जाए। 12 साल पहले 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 186 के तहत भुट्टो की अदालती हुक्म से फांसी के फैसले पर एक रेफरेंस दायर किया था। इस केस की पहली समाअत 2 जनवरी 2012 को, जबकि आखिरी 12 नवंबर 2012 को हुई। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात करीम कुंडी साहब मौजूद है। कुंडी साहब, भुट्टो साहब के जुडिशियल मर्डर, जिसे कानूनी माहिरीन अब मानते हैं, उसकी ट्रायल शुरू हो चुकी है। कितनी मुतमईन है पीपल्स पार्टी आज? क्या पाकिस्तान में इसी तरह 40 साल बाद इंसाफ मिला करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर 40-45 साल की बात हो उससे तो मुतमईन नहीं है, लेकिन कम अज कम तारीख का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए जो रेफरेंस आसिफ अली जरदारी साहब ने जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने भेजा था, वो जो है 11 साल बाद सुना जा रहा है। तो कम से कम तारीख के रिकॉर्ड को दुरुस्ती के लिए मैं समझ रहा हूँ ये बहुत बड़ी, क्योंकि आज भी कोर्ट में ये डिस्कशन हुई कि सबसे पुराना और पेंडिंग केस जो प्रेसिडेंट की तरफ से रेफरेंस है वो इस कोर्ट में मौजूद है। तो लिहाजा तारीख की दुरुस्ती के लिए जो है हम चाहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए ताकि कौम को, दुनिया को पता चले कि जो जुल्म उस वक्त के जजों ने, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी ने, उस वक्त के वकला ने, सियासतदानों ने किया, वो सबके सामने। अच्छी देखें, ताज्जुब की बात यह है कि जिस शख्स ने कंप्लेंट की थी और जिसके उस पे साजिश पे वो किया था, वो आज भी इधर मौजूद थे। तो वो जिंदा और जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की थी उनको जो है तकदार पर जो है वो लटका दिया। अच्छा कुंडी साहब, एक और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को भी एक रेफरेंस में सजा सुनाई गई, आज उसमें वो बरी हो चुके हैं, यानी उन्हें भी गलत सजा दी गई। अदल साहब, ये इस मुल्क का अलमिया है कि जब तक इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। जिस स्पीड से केसेस बनाए गए थे और सजा दी गई थी, उसी स्पीड से आज जमानते और बरी हो रहे हैं मियाँ साहब। ये पता नहीं है कि हम उस वक्त के जजों की बात माने या आज के जजों की बात माने। अगर उस वक्त गलत फैसले हुए तो इस मुल्क में अगर सजा जजा होगी तो चीजें ठीक होगी। अगर उस वक्त गलत फैसले हुए, तो ये है कि उन लोगों को फिर सजा देनी चाहिए जिनने गलत फैसले किए थे। यार ये चीजें जो है चल रही है इस मुल्क में, जो है वो केसेस इस किस्म के बनाए जाते हैं और बन जाते हैं, सजाएं भी हो जाती हैं और बेल भी हो रही है। अब कौम इस तजर्रुब का शिकार है कि उस वक्त वाले फैसले ठीक थे या आज फैसले। लेकिन आप नहीं समझते एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है कुंडी साहब कि पीटीआई को इक्तदार में लाने के लिए ये सजाएं दिलवाई गई। नून लीग की लीडरशिप के साथ जो कुछ हुआ, आपकी लीडरशिप के साथ 16 और 18 के दरमियान जो कुछ हुआ, वो इसलिए करवाया गया कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो उनको इक्तदार में लेके आना था। देखिए, तहरीक इंसाफ को लाने के लिए अगर किया गया तो मैं समझता हूँ कि आज की अदालतों को चाहिए कि फिर सही माने पे जो है वो फिर फैसले करें कि जो मतलब है कि जिसके कहने पे किया उनको भी सजाएं होनी चाहिए। आज अगर आप कहें कि जी नहीं, वो उसको लाने के लिए उन्होंने हाथ पांव बांध लिए, सजाएं दे दी और फिर वो आ गए उनके उस वक्त के लाडले और सिलेक्टेड और फिर उनको खेलने दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, इस कौम के साथ और इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई है। पर्सनैलिटीज होती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर आप ये कहें कि ठीक है, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी उन लोगों ने ज्यादती की है कि लोगों को लाने के लिए अगर आप फेक केसेस बनाएं तो ये बात। अच्छा, कल जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया, उसमें वो फरमा रहे हैं कि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बिलावल के अलावा भी हो सकते हैं, वो खुद भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। इसका मतलब कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो आपकी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है पीपल्स पार्टी के? नहीं, ऐसी बात नहीं है और इस बात से एग्री भी नहीं करता हूँ। माजी में हमारे वजीर आज़म यूसुफ गिलानी रहे हैं, राजा परवेज़ साहब रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में जरदारी साहब ने कहा और इंशाअल्लाह ताला बिलावल जरदारी साहब हमारे वजीर आज़म के उम्मीदवार हैं और हमारी भरपूर कोशिश है कि हम 2008 की जो है वो तारीख दोबारा दोहराएं और हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आज़म बनाएं और आसिफ अली जरदारी साहब को हम। अच्छा, उसी इंटरव्यू में जरदारी साहब ने अफगान वोटर्स के इंतराज की बात की कि पीटीआई को जितवाने के लिए उनका इंतराज किया गया, उनके शनाख्ती कार्ड बनवाए गए। आपका जिस सूबे से ताल्लुक है वहाँ अफगान तारिकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद आबाद है, बलूचिस्तान में भी है। क्या मुत्तफिक हैं जरदारी साहब की इस बात से? एक जनरल बात है, आपका भी इसी सूबे से ताल्लुक है और मेरा भी है, और आप बताएं कि कितने अफगान रिफ्यूजीज या अफगान के पासपोर्ट हैं, शादी कार्ड है, उनका बिजनेस है, बनाए गए हैं, उन्होंने बनाए हैं या बनाए गए हैं, तो बिल्कुल एक फैक्ट है
کہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو افغانستان سے آئے ہیں اور ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ بھی ہے، شناختی کارڈ بھی ہے، بلکہ کچھ ایسے جو ہے وہ دہشت گرد بھی مارے گئے تھے جن کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تھا، انہوں نے فیک بنائے تھے جو بھی تھا. لہٰذا یہ چیز تو بڑا ایک الارمنگ چیز ہے کہ بالکل اس صوبے میں، اور پھر آپ دیکھیں کراچی سب سے بڑا صوبہ ہے، مطلب ہے کہ پشتون آبادی کے حالات ہے. اسلام آباد میں بھی پشتون جو آبادی کتنی بڑھ رہی ہے آپ کے سامنے ہے. تو ایک بہت سنجیدہ ایشو ہے جس کو ایڈریس ہونا چاہیے. فیصل کریم کنڈی صاحب بہت شکریہ. آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.